लास्ट क्लास में सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया था ना तुम लोगों का? यस सर। यस सर। कहाँ तक बताए थे बताओ। आज सेकंड लेक्चर है। यस सर। ओके, सरफेस केमिस्ट्री लेक्चर 2 कहाँ तक हो गया था बताओ। सर एड्सॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और उसका डेल जी डेल एस कैसे डिपेंड करता है। थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, एड्सॉर्प्शन का तुम लोग को टाइप्स बताए थे। एक टाइप हम लोग डिस्कस कर लिए थे ना, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन और नेगेटिव एड्सॉर्प्शन, वो हो गया था। यस सर। यस सर। चलो, आज हम लोग दूसरा क्लासिफिकेशन करेंगे एड्सॉर्प्शन का। ठीक है, उससे पहले एक टर्म लिखो। जैसे ये टर्म तुम लोग को बताए थे क्या, ऑक्लूजन? नो सर। ऑक्लूजन, ठीक है। ये भी एक टर्म है जो कि बहुत यूज होगा, तो इसको देखो, बस ध्यान रखना ये किसको बोलते हैं हम लोग। ऑक्लूजन, द फेनोमेनन ऑफ, ठीक है लिख लो जल्दी से, द फेनोमेनन ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, या ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, या फिर इसको सॉलिड एज्यूम कर सकते हो, इज नोन एज ऑक्लूजन। ठीक है, ध्यान रखना कि अगर किसी गैसियस स्पीसीज का एड्सॉर्प्शन हो रहा होगा किसके ऊपर, मेटालिक सरफेस के ऊपर, तो उसके लिए एक स्पेशल टर्म हम लोग यूज कर देते हैं, उसको ऑक्लूजन बोल देते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब हो रहा है किसके, प्लैटिनम के सरफेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए ऑक्लूजन, प्लैटिनम जो है ये एड्सॉर्बेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और हाइड्रोजन गैस उस पर एड्सॉर्ब हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन गैस H2 क्या हो गया, एड्सॉर्बेट हो गया। समझ रहे हो बात? तो इसके लिए हम लोग स्पेशल टर्म यूज कर लेते हैं, ऑक्लूजन। इसी तरह निकल, मान लो निकल के सरफेस पर हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब हो रहा है, ये भी एक तरह से ऑक्लूजन हुआ। ठीक है, ये H2 क्या हो गया, ये एड्सॉर्बेट हो गया यहाँ पे, और निकल क्या हो गया, ये एड्सॉर्बेंट हो गया। समझ रहे हो बात? तो ये बस बेसिक सा चीज है, ये हो गया एड्सॉर्बेंट। ठीक है, बस इसको नोट कर लेना तुम लोग। थर्मोडायनेमिक्स हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर ही लिए थे, एंथैल्पी एंट्रोपी कैसे चेंज होता है। तो एक्चुअली में डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है किसी भी एड्सॉर्प्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए, डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा होता है, एंथैल्पी या एंट्रोपी बताओ? एंथैल्पी। एंथैल्पी। चलो ठीक है, तो एंथैल्पी डिसाइडिंग फैक्टर होता है। चलो, अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, एक टर्म आता है एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, क्योंकि हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं ये एड्सॉर्प्शन जो है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है, खुद हो रहा है ये। तो इसमें जो एनर्जी चेंज इन्वॉल्व होंगे ना, ये एड्सॉर्प्शन प्रोसेस जो पूरा हो रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो हो रहा है, उसमें जितना एनर्जी ओवरऑल चेंज इन्वॉल्व है, उसी को बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, it is the amount of energy released, ठीक है, when 1 mole of an adsorbate gets adsorbed on a particular adsorbent at equilibrium is known as enthalpy of adsorption। ठीक है, तो ये होता है। तो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन जब हम लोग बात करेंगे, तो ये एक पर्टिकुलर इसके लिए 1 मोल फिक्स होता है, ये हम लोग कब बोलेंगे,
कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा होगा जब किसी एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल का 1 मोल जो है वो एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे एड्सॉर्ब हो रहा होगा। इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज हो रहा होगा उसको एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन बोला जाता है, ठीक है। दिख रहा है स्क्रीन सबको? Yes, sir. चलो, तो ये हो गया एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। लास्ट क्लास में हम लोग जब क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो एक टाइप का क्लासिफिकेशन ऑलरेडी हम लोग एड्सॉर्प्शन का देख चुके हैं। वो फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या था? एक था पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, दूसरा था नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। वो किसके ऊपर बेस्ड था? ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब Concentration. हाँ, कंसंट्रेशन, कितना आइदर वो सरफेस पे ज्यादा प्रेजेंट है या बल्क में ज्यादा प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे वो 2 टाइप्स के एड्सॉर्प्शन आ रहे थे। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे ये है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फोर्सेस। एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में किस टाइप का फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहा है, नेचर ऑफ फोर्सेस क्या है, उसके बेसिस पे 2 टाइप्स के एड्सॉर्प्शन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा है टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। और ये जो क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं ये क्या है? यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग डिपेंडिंग अपॉन, लिख लो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फोर्सेस बिटवीन, किसके किसके बीच में? एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट के बीच में, एंड एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। किस टाइप का फोर्सेस एग्जिस्ट करेगा उसके बेसिस पे 2 टाइप्स के एड्सॉर्प्शन होते हैं। पहला जो एड्सॉर्प्शन है ये है फिजिकल एड्सॉर्प्शन। फर्स्ट एड्सॉर्प्शन है फिजिकल एड्सॉर्प्शन, और दूसरा जो एड्सॉर्प्शन है ये है केमिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन को देखोगे बहुत जगह तुमको लिखा हुआ रहता है, इसको बोला जाता है फिजिस ऑप्शन भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम फिजिस ऑप्शन है। और केमिकल एड्सॉर्प्शन को देखोगे केमिस ऑप्शन है। और भी बहुत सारे नाम हैं। फिजिस ऑप्शन बोला जाता है, या फिर इसको वांडरवाल एड्सॉर्प्शन भी बोला जाता है। फिजिकल को वांडरवाल एड्सॉर्प्शन भी बोला जाता है, ठीक है। तो वो देखेंगे ये सब क्यों नाम पड़ा है वांडरवाल एड्सॉर्प्शन। और केमिकल एड्सॉर्प्शन को देखोगे केमिस ऑप्शन बोला जाता है, और एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन भी बोला जाता है, एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन, ठीक है। ये सारे डिफरेंट नेम्स हैं। तो ये क्या है? ये जो क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्सेस, मतलब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में किस टाइप के फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जैसे ये सारे नाम लिख चुके हैं ऑलरेडी, तो तुमको नाम से पता चल ही गया होगा कि ये जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है ना, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या हो रहा होगा? एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में जस्ट एक वीक इंटरैक्शन इन्वॉल्व होगा, और वीक इंटरैक्शन उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वांडरवाल्स इंटरैक्शन, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है वांडरवाल एड्सॉर्प्शन, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फिजिक्स ऑप्शन में, फिजिक्स ऑप्शन में एक्चुअली क्या होता है? यहाँ पे जैसे मान लो फॉर एग्जांपल गैस का एड्सॉर्प्शन हो रहा है सॉलिड के सरफेस पे, ठीक है। फिजिक्स ऑप्शन, अगर एक एग्जांपल हम लोग कंसिडर करें एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इफ एक्यूमुलेशन, ऐसा लिख सकते हैं, इफ एक्यूमुलेशन ऑफ गैस ऑन द, लिख रहे हो ना तुम लोग? हेलो, Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. तो देखो फिजिक्स ऑप्शन में क्या हो रहा है? इफ एक्यूमुलेशन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड अकर्स ऑन अकाउंट ऑफ, हम लोग बोल सकते हैं किसके अकाउंट पे? ऑन अकाउंट ऑफ वीक वांडरवाल फोर्स, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ वीक वांडरवाल्स फोर्स,
तो इस एड्सॉर्प्शन को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स ऑप्शन। ठीक है, कि वैसा एड्सॉर्प्शन जिसमें कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में एक वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, उस टाइप के एड्सॉर्प्शन को बोलते हैं। उसकी वजह से जो एड्सॉर्प्शन अराइज होते हैं उसको हम लोग फिजिकल एड्सॉर्प्शन या फिजिक्स ऑप्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है केमिस ऑप्शन हमारा। ठीक है, तो केमिस ऑप्शन हम लोग इसको बोलेंगे। तो केमिस ऑप्शन के लिए यूज करेंगे हम लोग इट अकर्स, हम लोग बोल सकते हैं इट अकर्स व्हेन द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, व्हेन द गैस मॉलिक्यूल्स और एटम्स, ठीक है, गैसेस मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, एटम्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, आर हेल्ड टू द सॉलिड सरफेस बाय केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, अब देखो, अगर सिंपली एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में सिंपली एक अगर वीक इंटरैक्शन, वीक वांडरवाल फोर्सेस या वीक वांडरवाल इंटरैक्शन डेवलप हो रहा है सिर्फ, तो उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, वो फिजिक्स ऑप्शन। केमिस ऑप्शन में क्या होता है कि एक्चुअली वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता यहाँ पे, एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली में एक केमिकल रिएक्शन हो जाता है किसके किसके बीच में, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, और केमिकल रिएक्शन होता है तो हमको पता है कि वहां पे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन उसका नेचर जो हो सकता है वो कोवेलेंट नेचर का भी हो सकता है और आयोनिक नेचर का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको केमिस ऑप्शन बोला जाता है, या दूसरा नाम इसका एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन भी है। तो एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि ये केमिस ऑप्शन में ना जो है ना हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, हाई एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन भी बोला जाता है। यहाँ पे लिख सकते हो कि केमिस ऑप्शन इन्वॉल्व्स, केमिस ऑप्शन इन्वॉल्व्स ए हाई एनर्जी ऑफ activation and is therefore referred to as, ठीक है, and is therefore referred to as activated adsorption। ठीक है, इसलिए इसको एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन भी बोला जाता है। बात समझ में आ गया, डिफरेंस क्लियर है फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट ऑप्शन के बीच में, मतलब कैसे हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं। अभी अभी डिफरेंसेस और भी लिखाएंगे, हम टेबुलर फॉर्म में लिखा देंगे। पहले ये क्लियर है ना, किसको फिजिक्स ऑप्शन बोलेंगे किसको केमिस्ट ऑप्शन बोलेंगे, समझ आ रहा है बात। Yes, sir. हेलो, फटाफट इसको लिख लो, फिर हम डिफरेंसेस लिखा रहे हैं इन दोनों के बीच में, टेबुलर फॉर्म में लिखा देंगे। पहले इसको नोट करो, दिख रहा है ना सबको, अभिषेक। Yes, sir. चलो ठीक है, करो जल्दी से नोट डाउन करो। हो गया, Yes, हो sir. गया। चलो, अब देखो, हम लोग यहाँ पे ऐसे टेबुलर फॉर्म में बना लेना, तुम लोग एक साइड लिखेंगे हम लोग फिजिकल एड्सॉर्प्शन का, और दूसरे साइड हम लोग लिखेंगे केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में हमको लिखना है, तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में हम लोग लिख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट, इसे नंबरिंग करके लिख लेना। फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, इट इज कॉज्ड बाय
हेलो, दिख रहा है स्क्रीन? Yes, sir. तो इसमें लिख लो फर्स्ट पॉइंट, इट इज कॉज्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर वांडर वाल फोर्सेस। ठीक है, वांडर वॉल्स फोर्सेस। फिजिकल एड्सॉर्प्शन ये ऑलरेडी हमको पता है। केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होगा? इट इज कॉज्ड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, लिखते जाना इसको साथ में जल्दी जल्दी। इट इज कॉज्ड बाय, क्योंकि मतलब समझ चुके हो तुम लोग, इट इज कॉज्ड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, इसको केमिकल एड्सॉर्प्शन बोलेंगे। सेकंड पॉइंट, ठीक है, इट इज नॉट स्पेसिफिक। फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता है एंड इज रिवर्सिबल। फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है रिवर्सिबल नेचर का होगा और स्पेसिफिक नहीं होता है। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होगा? इट इज हाईली स्पेसिफिक, क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन अकर हो रहा है ना, इसलिए हाईली स्पेसिफिक एंड इज इरिवर्सिबल। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तीसरा, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। ठीक है, नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है। हम लोग बोल सकते हैं कि मोर इजिली liquefiable gases are absorbed readily। ठीक है, नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है फिजिक्स ऑप्शन, कि जो आसानी से लिक्विफिएबल गैसेस हैं, जो आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो गैसेस का देखोगे एड्सॉर्प्शन ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, वो आसानी से एड्सॉर्ब हो सकते हैं। और केमिस्ट ऑप्शन में भी देखा गया है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। ये भी नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड कर रहा है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना। अब केमिकल रिएक्शन होगा तो कोई भी गैस जो है किसी भी एड्सॉर्बेंट के साथ थोड़ी ना रिएक्ट कर जाएगा। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिसिटी होता है ना रिएक्शन होने के लिए। ठीक है, पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट स्पीसीज पर्टिकुलर होने चाहिए, तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तभी वहां पे बॉन्ड डेवलप होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर सकते हो कि गैसेस which can form compounds with the adsorbent। एड्सॉर्बेंट के साथ जो कंपाउंड बना सकता है केमिकल रिएक्शन करके, वही केमिस्ट ऑप्शन एग्जिबिट करेगा। ठीक है, एग्जिबिट केमिस्ट ऑप्शन। ठीक है, लिख लिए यहां तक 3 पॉइंट? हेलो, हेलो। लिख लिए सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट। इसमें इसका जो एंथैल्पी होता है ना, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, फिजिक्स ऑप्शन का देखोगे एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन ये लो होता है। काफी कम एनर्जी रिलीज हो रहा है इस केस में। रेंज जो होता है इसका देखोगे 20 to 40 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, फिजिक्स ऑप्शन में। और केमिस्ट ऑप्शन में देखोगे एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है ये हाई है। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज हाई। हाई है मतलब रेंज, हम लोग बोल सकते हैं रेंज इसमें 80 to 240 किलो जूल होता है रेंज। ये वैरी कर सकते हैं किलो जूल पर मोल। ये एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन हो गया। नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं फिफ्थ। इसमें क्या होता है? लो टेम्परेचर इज फेवरेबल। लो टेम्परेचर, फिजिक्स ऑप्शन के लिए लो टेम्परेचर फेवरेबल है। ठीक है, इट डिक्रीजेस विथ
इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे तो फिजिक्स ऑप्शन जो है वो डिक्रीज होने लगेगा विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। और इसमें क्या है, हाई टेम्परेचर फेवरेबल होता है, हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल। और इसमें हम लोग बोल सकते हैं इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट ऑप्शन में। हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कोई एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होता है फिजिक्स ऑप्शन में, नो अप्रिसिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज इन्वॉल्व। ठीक है, बट केमिस्ट ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे हाई एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व होता है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज इन्वॉल्व। ठीक है, सेवेंथ इसमें लिख सकते हैं डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि सरफेस एरिया एड्सॉर्बेंट का अगर बढ़ाओगे तो एड्सॉर्प्शन भी क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। केमिकल एड्सॉर्प्शन भी हम लोग बोल सकते हैं, ये भी सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, इट ऑल्सो इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया, डायरेक्टली बोल सकते हैं इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिकुलर लेयर्स। ठीक है, ये ध्यान रखना, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिकुलर या मल्टी, सिंपली मल्टी लेयर्स लिख लो, इट फॉर्म्स मल्टी लेयर्स ऑन adsorbent surface अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, जैसे ही हाई प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये देखोगे फिजिक्स ऑप्शन में क्या हो रहा है, बहुत सारा मल्टी लेयर्स का फॉर्मेशन, एक लेयर उसके ऊपर दूसरा लेयर फिर तीसरा लेयर, तो इस तरह से मल्टी लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन केमिस्ट ऑप्शन में क्या होता है, इट फॉर्म्स यूनिमोलिकुलर लेयर, यूनिमोलिकुलर लेयर, सिर्फ एक ही लेयर ये बनाता है। ये बता सकते हो क्यों फिजिक्स ऑप्शन में मल्टी लेयर्स बनता है और केमिस्ट ऑप्शन में यूनी लेयर बनता है, बता सकते हो, कोई भी एक्सप्लेन कर सकते हो उसको? बहुत ही सिंपल है, रीजन बताओ तो इसका, कोई भी बताओ। हेलो, आदित्य, रीजन बताओ क्यों फिजिक्स ऑप्शन में मल्टी लेयर्स बनता है और केमिस्ट ऑप्शन में सिंगल लेयर बनता है या यूनी लेयर बनता है? आदित्य, आदित्य, आवाज नहीं आ रहा है। क्योंकि सर फिजिक्स ऑप्शन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स है एक वीक, यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्ड थोड़ी ना बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है,
तो फिजिक्स ऑप्शन में सिर्फ एक वीक इंटरेक्शन डेवलप हो रहा है। तो मान लो पहला लेयर है एड्सॉर्बेंट पे, पहला लेयर है, एक वीक इंटरेक्शन से एक लेयर बन गया, फिर दूसरा लेयर भी आसानी से वो वीक इंटरेक्शन के थ्रू दूसरा लेयर भी बन सकता है। लेकिन केमिस्ट ऑप्शन में क्या है ना कि एक बार अगर रिएक्शन हो गया, ठीक है, एक बार एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में एक बार रिएक्शन हो गया, तो रिएक्शन होने से क्या हो गया, पहला लेयर बन गया। अब दूसरा लेयर बनने के लिए, अब दूसरा लेयर में क्या है, एड्सॉर्बेंट थोड़ी ना है। एड्सॉर्बेंट का तो जितना सरफेस था वो तो एक लेयर बनने से ही पूरा कवर हो गया है ना एड्सॉर्बेट से। समझ रहे हो बात? नहीं समझ में आया? देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, हम लोग केमिस्ट ऑप्शन में एक्चुअली क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, ठीक है। तो जैसे ही एक लेयर बना केमिस्ट ऑप्शन में, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट आपस में रिएक्ट किया और एक बॉन्ड डेवलप हो गया वहां पे। अब एक लेयर बनने के बाद अब एड्सॉर्बेंट का सारा सरफेस तो है वो तो कवर हो गया ना एड्सॉर्बेट से। अब दूसरा लेयर बनने के लिए वो रिएक्शन करेगा कहाँ, एड्सॉर्बेंट का एक भी सरफेस बचा हुआ ही नहीं है, तो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा ना। समझ रहे हो बात? क्योंकि एड्सॉर्बेंट का पूरा सरफेस जो है वो कवर हो चुका है, पहले वाले लेयर से ही कवर हो गया है। तो उसके बाद दूसरा लेयर बनने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है वहां पे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन अब हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से केमिस्ट ऑप्शन में क्या होता है, मोनो लेयर्स बनता है, मतलब मोनोमोलिकुलर लेयर या यूनी लेयर बोलते हैं उसको। और फिजिक्स ऑप्शन में जो है मल्टी लेयर्स बन सकते हैं, क्योंकि वहां पे सिंपली एक वीक इंटरेक्शन डेवलप कराना है, वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ये है। तो ये सारे ध्यान रखना, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन में। लिख चुके हो उसमें? यस सर। यस सर। चलो यहाँ पे एक पॉइंट वही वाला, क्या? ठीक है, ये भी लिख लेना नोट करके। ये डिफरेंस नहीं है, ये बस एक्सप्लेनेशन है उसका, क्यों ये यूनिमोलिकुलर बनाता है। ठीक है, यूनिमोलिकुलर लेयर क्यों बनाता है वो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। केमिस्ट ऑप्शन टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ, हम लोग बोल सकते हैं, ऑफ द रिएक्शन बिटवीन एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि व्हेन द सरफेस of adsorbent, when the surface of the adsorbent is covered with one layer, ठीक है, एक लेयर जैसे ही बन गया, वन लेयर ऑफ एड्सॉर्बेट हम लोग लिख सकते हैं, वन लेयर ऑफ एड्सॉर्बेट, no further reaction can take place, no further reaction can take place। ठीक है, और अगर रिएक्शन नहीं होगा तो कोई फर्दर लेयर नहीं बन सकता है। इसलिए बोला जाता है कि केमिस्ट ऑप्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिमोलिकुलर लेयर ही बनाता है, मल्टी लेयर नहीं बनाता है। क्लियर है? अब डिफरेंस समझ में आ गया फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट ऑप्शन में? सारा लिख चुके हो ऊपर से नीचे तक लास्ट सारे पॉइंट्स? यस। यस सर। देख लो एक बार फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी भी पॉइंट में? लिख चुके हो? बोलो आगे बढ़े। Yes, sir. जल्दी से बताओ, सब लोग लिख लियो? यस सर। विवेक, चलो ठीक है। तो ये हो गया हमारा
दूसरा क्लासिफिकेशन भी हम लोग देख लिए, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट ऑप्शन से रिलेटेड पूछे जाते हैं डिफरेंसेस, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एड्सॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। अब ये जो एड्सॉर्प्शन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ना, ये एड्सॉर्प्शन जो है गैस, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि द एक्सटेंट ऑफ, ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है ये है नेचर ऑफ द गैस। नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ द गैस कैसे इफेक्ट करता है एड्सॉर्प्शन को, बताओ। अभी ये लिखे थे, ये वाला पॉइंट हम लिखे भी थे। नेचर ऑफ द गैस कैसे एड्सॉर्ब कर, ये कैसे इफेक्ट करेगा एड्सॉर्प्शन को, अभी लिखे थे ना कि जो इजिली लिक्विफिएबल गैसेस है वो क्या होता है, उसका एड्सॉर्प्शन जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो कि आसानी से लिक्विफाई नहीं हो सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे मोर इजिली liquefiable gases, more easily liquefiable gases such as, कौन कौन से गैस हैं जो आसानी से लिक्विफाई हो सकते हैं? अमोनिया गैस हो गया, मीथेन गैस हो गया, CH4, HCl हो गया, ठीक है। ये सारे गैसेस हैं आसानी से लिक्विफाई हो सकते हैं। इसके बाद CO हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सारे गैसेस क्या है, आसानी से लिक्विफाई हो सकते हैं, मतलब लिक्विड में आसानी से ये बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे गैसेस का क्या होता है, एड्सॉर्प्शन वो ज्यादा आसानी से होता है, और एड्सॉर्ब्ड मोर देन द परमानेंट गैसेस। परमानेंट गैसेस मतलब जो कि मोस्टली सारे टेम्परेचर पे वो गैसियस फॉर्म में ही रहता है, मतलब उसको लिक्विफाई करना डिफिकल्ट होता है। तो ये सारे गैसेस जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारे गैसेस के कंपैरिजन में जो आसानी से लिक्विफाई नहीं हो सकते, उन सभी गैसेस के कंपैरिजन में क्या होगा, जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो वैसे गैसेस जिन जो आसानी से लिक्विफाई किए जा सकते हैं उनका एड्सॉर्प्शन क्या होगा, वो फास्ट होता है एज कंपेयर टू दोज गैसेस विच आर नॉट इजिली लिक्विफाइड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो पहला हो गया, पहला फैक्टर जो एड्सॉर्प्शन को इफेक्ट करता है वो है नेचर ऑफ द गैस, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जैसे तुम लोग एक यहाँ पे अगर सारे फैक्टर सेम है ना, तो ये एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वान डेर वाल कांस्टेंट ए के। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। ए तुम लोग ये गैसेस स्टेट में ये पढ़े थे ना, वान डेर वाल कांस्टेंट ए, याद है? Yes. ठीक है, और वान डेर वाल कांस्टेंट ए का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर भी याद होगा, वैसा टेम्परेचर मतलब जिसके बिलो गैस का लिक्विफाई करना जो कि पॉसिबल नहीं होता है, जितना भी तुम हाई प्रेशर अप्लाई कर दो, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर बताया गया होगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है 8A/27 RB, ठीक है। ये क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला है। ए और बी वान डेर वाल कांस्टेंट है, उसके टर्म में है। तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वान डेर वाल कांस्टेंट ए, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर हम लोग बोल सकते हैं। तो वो ऐसे गैसेस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है ना, तो उनका देखोगे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी क्या होता है, वो ज्यादा होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे गैस लिख रहे हैं और यहाँ पे उनका क्रिटिकल टेम्परेचर लिख रहे हैं। तो गैसेस जैसे हम लोग ले रहे हैं SO2,
NH3, CH4, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो इनका क्रिटिकल टेम्परेचर का डेटा है मेरे पास। जैसे SO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर है 430 केल्विन, अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर है 406 केल्विन, CH4 का है 190 केल्विन और हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर 33 केल्विन। तो देखो क्रिटिकल टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना ज्यादा। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, SO2 का, फिर NH3, इन चारों में कंपेयर कर रहे हैं, फिर CH4 और H। ये सारे गैसेस जो है ना ये पोलर गैसेस हैं। पोलर गैसेस है मतलब आसानी से लिक्विफाई हो सकते हैं, इजिली लिक्विफाइबल हम लोग बोल सकते हैं, इजिली लिक्विफाइबल गैसेस हैं। तो जो आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं, जिन गैसेस का आसानी से लिक्विफिकेशन हो सकता है, उनको हम लोग बोलते हैं कि उनका एड्सॉर्प्शन जो होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दोज गैसेस व्हिच कैन नॉट बी लिक्विफाइड इजिली। ठीक है, तो पहला फैक्टर कंप्लीट है। पहला फैक्टर हो गया नेचर ऑफ द गैस। कोई दिक्कत है इसमें, लिख लिया इसको तुम लोग? Yes, sir. हो गया ना यहाँ तक? Yes, sir. चलो दूसरा इसमें फैक्टर है नेचर ऑफ द सॉलिड। नेचर ऑफ द गैस पे तो डिपेंड कर ही रहा है, लेकिन नेचर ऑफ द सॉलिड मतलब एड्सॉर्बेंट पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, कैसे डिपेंड करेगा? तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एक्टिवेटेड सरफेस होता है ना, एक्टिवेटेड सरफेस जो होता है वो आसानी से क्या हो सकते हैं, एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि एक्टिवेटेड सरफेस, जैसे एक्टिवेटेड चारकोल सरफेस, ये बेसिकली यूज किया जाता है। एक्टिवेटेड चारकोल इज द मोस्ट कॉमन एड्सॉर्बेंट फॉर easily liquefiable gases। ठीक है, तो मतलब ये एक्टिवेटेड चारकोल, अगर एड्सॉर्बेंट का सरफेस अगर हमारा एक्टिवेटेड चारकोल है ना, तो उसमें देखोगे जो लिक्विफेबल गैसेस आसानी से लिक्विफाई हो सकते हैं, उन सभी गैसेस का देखोगे एड्सॉर्प्शन कहाँ पे ज्यादा होता है, एक्टिवेटेड चारकोल के सरफेस पे ज्यादा होगा। लेकिन अदर गैसेस जैसे इसके अलावा जैसे ये सारे गैसेस हैं, अदर गैसेस सच एस O2 हो गए या हाइड्रोजन हो गए या नाइट्रोजन हो गए, इन सभी गैसेस का देखोगे एड्सॉर्प्शन जो होता है, एड्सॉर्ब मोर ऑन मेटालिक सरफेस, मोर ऑन मेटल्स सच एस निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम। ठीक है, तो यहाँ देखो साफ साफ आ रहा है, डिफरेंस दिख ही रहा है कि कुछ कुछ गैसेस जो होते हैं उनको एड्सॉर्ब कराना है तो हमको मेटालिक सरफेस जो है यूज करना होगा, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन सभी गैसेस का एड्सॉर्प्शन कराना है तो उसके लिए ज्यादा एड्सॉर्ब करते हैं मेटालिक सरफेस पे, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब होंगे। लेकिन जो गैसेस आसानी से लिक्विफाई हो सकते हैं उन गैसेस का अगर एड्सॉर्प्शन कराना है तो उसके लिए सरफेस हमको कौन सा यूज करना पड़ेगा, एक्टिवेटेड चारकोल का सरफेस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो नेचर ऑफ द सॉलिड भी एक रोल प्ले करता है कि सॉलिड का नेचर कैसा है हमारा, वो भी डिटरमाइन करेगा कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कितना हो रहा है। ठीक है, अगर सॉलिड रिवर्स कर दिए तुम, अलग अलग गैसेस के लिए जो सॉलिड उसको एब्जॉर्ब करता है वो नहीं यूज करोगे, तो वहां पे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या मिलेगा हमको, लो मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, नेचर ऑफ सॉलिड भी दूसरा फैक्टर है जो कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। क्लियर है? Yes. समझ? चलो, तो दूसरा फैक्टर ये हो गया नेचर ऑफ द सॉलिड। तीसरा होता है स्पेसिफिक एरिया ऑफ द सॉलिड। अब स्पेसिफिक एरिया ऑफ द सॉलिड का मतलब क्या हुआ, हम लोग बोल सकते हैं इसको
specific area of an adsorbent is the surface area available सर for adsorb। हाँ बोलो। सर ऊपर वाले पार्ट में एक्टिवेटेड चारकोल ही क्यों यूज करेंगे? एक्टिवेटेड चारकोल पे देखा गया वो ज्यादा आसानी से लिक्विफेबल गैसेस जो होते हैं एडसॉर्ब, यहाँ लिखा गया है ना क्या, लिक्विफेबल गैसेस के लिए जो आसानी से लिक्विफाई हो सकते हैं वो उनके सरफेस पे ज्यादा एडसॉर्ब होता है। अगर उसके लिए तो मेटालिक सरफेस यूज करोगे तो वो उतना ज्यादा एडसॉर्ब नहीं होगा जितना कि एक्टिवेटेड चारकोल के सरफेस पे हो रहा है। समझ रहे हो बात? यस सर। वो कंपैरिजन का बात है ना कि उस सरफेस पे वो ज्यादा एडसॉर्ब हो रहा है, उसके अलावा दूसरा सरफेस लोगे तो उतना ज्यादा एडसॉर्ब नहीं होगा। तो कंपेयर कर रहे हैं हम लोग बेसिकली। ओके। ठीक है। तीसरा पॉइंट है स्पेसिफिक एरिया ऑफ द सॉलिड। स्पेसिफिक एरिया क्या होता है एडसॉर्बेंट का? स्पेसिफिक एरिया ऑफ एन एडसॉर्बेंट इज द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एडसॉर्प्शन पर ग्राम ऑफ एन एडसॉर्बेंट, या पर ग्राम ऑफ एडसॉर्बेंट हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, कि कितना मतलब सरफेस एरिया अवेलेबल है पर ग्राम ऑफ एडसॉर्बेंट, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक एरिया ऑफ सॉलिड। जितना ज्यादा स्पेसिफिक एरिया होगा एडसॉर्बेंट का, एडसॉर्प्शन क्या होगा उतना ज्यादा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि ग्रेटर द स्पेसिफिक एरिया ऑफ एन greater the specific area of an adsorbent, greater will be the क्या एड्सॉर्प्शन होगा या नहीं। जितना ज्यादा स्पेसिफिक एरिया होगा एड्सॉर्प्शन क्या होगा उतना ज्यादा होगा। ठीक है, ग्रेटर विल बी द एड्सॉर्प्शन। अब स्पेसिफिक एरिया किसी भी एड्सॉर्बेंट का स्पेसिफिक एरिया इंक्रीज कैसे किया जाता है, तो उसके सरफेस को रफ बना दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि स्मूथ सरफेस होगा तो उसमें एड्सॉर्प्शन नहीं होता, लेकिन उसी सरफेस को अगर रफ कर दोगे, किसी चीज से हम लोग रब कर देंगे, उसको रब करने से सरफेस क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा। तो रफ करने पे क्या होगा, सरफेस जैसे ही रफ बनेगा तो स्पेसिफिक एरिया जो होगा एड्सॉर्बेंट का वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एक पॉइंट, स्पेसिफिक एरिया ऑफ एन एड्सॉर्बेंट कैन बी इंक्रीज्ड by मेकिंग द सरफेस रफ। सरफेस को रफ करने से उसका स्पेसिफिक एरिया जो होता है वो इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो ये तीसरा फैक्टर हो गया स्पेसिफिक एरिया ऑफ द सॉलिड। तो ये भी इफेक्ट करता है एड्सॉर्प्शन को, वन ऑफ द फैक्टर्स इफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। लिख लिए? यस सर। हो गया ना यहाँ तक तीसरा? थर्ड अगर हो गया तो नेक्स्ट लिखो, फोर्थ फैक्टर होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का इफेक्ट ऑलरेडी हम बता ही चुके हैं। ठीक है, वो उसमें लिखाए भी थे फिजिक्स ऑप्शन में और केमिस्ट ऑप्शन में कैसे होता है। तो एक्चुअली टेम्परेचर का इफेक्ट में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट ऑप्शन के केस में क्या होगा, अलग अलग आएगा, है ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को हम लोग ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एक्स बाय एम से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ पे देखोगे
एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, तो जिसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है x बाय m से। अब ये x और m क्या है, x हो गया मास ऑफ एड्सॉर्बेट, ठीक है, एड्सॉर्बेट का ये मास हो गया x, और m क्या हो गया यहाँ पे, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, ठीक है, मास ऑफ एड्सॉर्बेट बाय मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, ठीक है। तो इससे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन आता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट ऑप्शन के लिए, दोनों के लिए अगर टेम्परेचर का यहाँ पे इफेक्ट देखना चाह रहे हैं हम लोग, तो फिजिक्स ऑप्शन में तुम लोग को लिखाए थे कि वो लो टेम्परेचर पे होता है ना फिजिक्स ऑप्शन, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे जैसे करोगे तो हाई टेम्परेचर पे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगा, फिजिक्स ऑप्शन के केस में वो घट जाएगा। तो यहाँ पे फिजिक्स ऑप्शन का अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरह का आएगा। ये ग्राफ हम लोग प्लॉट कर रहे हैं किसके किसके बीच में, ये एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है x बाय m, y एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं x बाय m एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है, और x एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं टेम्परेचर। तो ये वाला जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम लोग फिजिक्स ऑप्शन के लिए कर रहे हैं, फिजिक्स ऑप्शन के लिए। तो ग्राफ क्या आएगा बताओ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इस केस में क्या आएगा, ये डिक्रीज करेगा। तो ग्राफ का नेचर कुछ इस तरह से आता है, समझ रहे हो बात, यस और नो? ये क्लियर है? फिजिक्स ऑप्शन के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ये क्या होता है, ये भी ये डिक्रीज करेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो होगा फिजिक्स ऑप्शन के केस में ये घटेगा। लेकिन केमिस्ट ऑप्शन में कुछ अलग था, केमिस्ट ऑप्शन में ग्राफ जो है कुछ डिफरेंट आएगा। केमिस्ट ऑप्शन के लिए ग्राफ कैसा आता है ये देखते हैं हम लोग। यहाँ भी हम लोग y एक्सिस पे x बाय m एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ले रहे हैं और x एक्सिस पे टेम्परेचर ले रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम लोग फॉर केमिस्ट ऑप्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए। तो इसमें देखो केमिकल एड्सॉर्प्शन वाले केस में हम लोग देखें कि यहाँ पे जो होता है केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो वहां पे एक सर्टेन एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व होता है। मतलब केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके हो ना कि अगर केमिकल रिएक्शन अगर कराना है हमको तो एक पर्टिकुलर एनर्जी तक उसको पहुंचना होता है। वो एनर्जी क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होता है। अगर वहां तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पहुंच गए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आसानी से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, यस और नो? वो ग्राफ बताए थे ना, याद है? यस सर। तो यहाँ भी देखो अगर केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए अगर उसको उस एक्टिवेशन एनर्जी तक रीच करना है, तो एक्टिवेशन एनर्जी तक रीच करना है तो इसके एनर्जी को तो बढ़ाना पड़ेगा ना। और एनर्जी कैसे इंक्रीज होगा, एनर्जी इंक्रीज करने के लिए हम लोग टेम्परेचर क्या करेंगे, राइज करेंगे। तो शुरुआत में क्या होता है कि टेम्परेचर राइज करने से एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ता है, ठीक है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में देखो, सॉरी केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में क्या देखेंगे, इनिशियली टेम्परेचर राइज करने के बाद ये क्या हुआ, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज हुआ। लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज कर दोगे ना तो उसके बाद ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो उसके बाद देखोगे ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज कर देंगे, इनिशियली देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है केमिस्ट ऑप्शन में, ठीक है। और एक बार अगर वो रिएक्शन बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है, एक बार अगर वो बॉन्ड बन गया तो बॉन्ड बनने के बाद अगर तुम टेम्परेचर राइज कर दोगे तो हो सकता है कि वो बॉन्ड टूट जाए और उसके बाद एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो जाए, वो डिक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो बात? जब वेरी हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो वेरी हाई टेम्परेचर पे देख रहे हैं कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ये क्या हो गया, घट रहा है ना टेम्परेचर के साथ, यस और नो? यस तो ये ग्राफ समझ में आया केमिस्ट ऑप्शन के लिए? यस ठीक है, इसको देखो ऐसा इतना बड़ा छोटा भी ड्रॉ कर सकते हो सिंपली। ये इनिशियली इंक्रीज हुआ, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जब वेरी हाई टेम्परेचर होगा तो उसके बाद ये डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का नेचर है केमिस्ट ऑप्शन के लिए कि इनिशियली टेम्परेचर राइज करने से एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट के बाद जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया तो उसके बाद देखेंगे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वो घटने लगता है। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
और ये दोनों ग्राफ जो प्लॉटेड है ना, ये कांस्टेंट प्रेशर पे प्लॉटेड है, ठीक है। ये ग्राफ जो प्लॉटेड है ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, एट कांस्टेंट प्रेशर, इसलिए इसको एड्सॉर्प्शन आइसोबार भी बोला जाता है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे प्लॉटेड है ना, इसलिए इसको एड्सॉर्प्शन आइसोबार्स भी बोला जाता है। देखोगे एड्सॉर्प्शन आइसोबार्स। हो गया यहाँ तक? आदित्य क्या लिख रहे हो? यस सर। तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब उसके बाद एक और इफेक्ट बचा हुआ है यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अब फिफ्थ है, नंबर 5 लिख लेना। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो होता है, ये लिख लेना, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन increases as the pressure of the gas increases up to equilibrium, ठीक है। मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा इक्विलिब्रियम तक, ठीक है, अप टू इक्विलिब्रियम। उसके बाद वंस इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, लिख सकते हैं वंस इक्विलिब्रियम स्टेट इज अचीव्ड, तो उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है। तो इनिशियली क्या है, जैसे जैसे मतलब इक्विलिब्रियम जब तक स्टैब्लिश नहीं हुआ है तो उस समय तक एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है इंक्रीज करेगा प्रेशर बढ़ाने से, लेकिन एक बार इक्विलिब्रियम अचीव हो गया उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है। तो इसका भी ग्राफ होता है, ये प्रेशर का जो इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं ना, तो प्रेशर का इफेक्ट का जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट होता है, इसलिए उसको बोला जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर कोई ग्राफ प्लॉटेड है तो उसको आइसोथर्म बोला जाता है, ठीक है। आइसोथर्म्स, जो ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉटेड है उसको आइसोथर्म बोलते हैं। तो एक आइसोथर्म मेनली हम लोग यूज करते हैं, इस चैप्टर में यूज किया गया है, यह है फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ये फ्रेंडलिच एक साइंटिस्ट का नेम है जो कि ये ग्राफ दिया था, ग्राफ जो प्लॉट किया था उसी के नाम पे है ये, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। फ्रेंड ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये ग्राफ प्लॉटेड है, तो इसका ग्राफ का नेचर कुछ इस टाइप का, देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर को ये एक्सप्लेन किया है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पे। दिख रहा है ना स्क्रीन? हेलो, यस। चलो यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम लोग एक्स बाय एम, ये एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ही ले रहे हैं, और एक्स एक्सिस पे हमारा है यहाँ पे प्रेशर है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे ग्राफ देखो ये कुछ ऐसा आया था, क्या बोला गया, इनिशियली ये लिनियरली इंक्रीज होता है ना, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ाने से क्या हुआ, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज हुआ, लेकिन जैसे ही वो इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद क्या होता है, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पे। तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद देखोगे ये पूरा ऐसे हो गया कांस्टेंट। प्रेशर हम लोग इसके बाद इंक्रीज भी कर रहे हैं तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है। जैसे इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा उसके बाद एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर का।
समझ रहे हो? तो यहाँ पे देखो ऐसे बताया गया है इसमें कि एट लोअर वैल्यू ऑफ प्रेशर, एट लोअर वैल्यू ऑफ प्रेशर, प्रेशर का वैल्यू जब लो है तो इसमें क्या बोला गया कि लोअर वैल्यू पे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली वैरी कर रहा है प्रेशर के साथ लीनियरली। ठीक है, जैसे जैसे प्रेशर वैरी कर रहा है वैसे ही एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन वैरी कर रहा है। ये मान लो इक्वेशन 1 एज्यूम कर लिया हम लोग। और एट हायर वैल्यू पे क्या बोला जा सकता है? एट हायर वैल्यू ऑफ प्रेशर ये एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करता। तो पी पे पावर 0 लिख सकते हैं हम लोग। मतलब हायर वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि ग्रेटर देन पी इक्विलिब्रियम, मतलब जिस प्रेशर पे वो इक्विलिब्रियम अटेन किया उससे ज्यादा अगर प्रेशर होगा तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना, कांस्टेंट हो जा रहा है बिल्कुल। तो इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो जब 1 और 2 को कंबाइन किया जाता है ना, कंबाइनिंग फ्रॉम 1 एंड 2 लिखा जाता है, तो कंबाइन करने पे कुछ इस टाइप का इक्वेशन उसका बन रहा था कि x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पूरा जब दोनों को कंबाइन करके ये वैल्यूज देखा तो ये कुछ इस ऑर्डर का आ रहा था, p पे पावर 1 बाय n। अब ये n यहाँ पे क्या है? n जो है एक कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, n जो है ये क्या है? एक कांस्टेंट आ रहा है। हेलो, दिख Yes, रहा है sir. स्क्रीन? Yes, sir. स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. एक मिनट रुकना। ठीक है, कहाँ गया? तो ये x बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p पे पावर 1 बाय n। तो ये n जो है ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे n जो है कोई कांस्टेंट है। और 1 बाय n वाला जो फैक्टर है, n फैक्टर जो है, सॉरी, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है। और 1 बाय n जो है हम लोग बोल सकते हैं कि द फैक्टर 1 बाय n, 1 बाय n का वैल्यू जो है कैन हैव वैल्यूज बिटवीन 0 to 1, वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में इसका वैल्यू वेरी करता है 1 बाय n का, ठीक है, 0 एंड 1। प्रोबेबल रेंज जो होता है ये ध्यान रखना, प्रोबेबल रेंज जो होता है वो 0.1 से 0.5 होता है। प्रोबेबल रेंज ये है 0.1 टू 0.5, ये इसका प्रोबेबल रेंज है। तो यहाँ से रिलेशन देखो, ये इसको अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। तो ये रिलेशन क्या आया था? दोनों को जब कंबाइन किया गया तो कंबाइन करने पे रिलेशन क्या आया? x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p पे पावर आ गया 1 बाय n, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये क्या किया, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने से एक कांस्टेंट k एज्यूम कर लेते हैं, k इंटू p पे पावर 1 बाय n, ठीक है। अब क्या किया, दोनों साइड लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों साइड लॉग लिया तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन आ गया लॉग x बाय m, ठीक है। और इस साइड क्या लिख सर सकते हैं हम लोग? हाँ बोलो। सर ये कलर यूज मत करिए। अच्छा ठीक है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हम लोग लॉग ले लेंगे दोनों साइड, तो ये क्या आ जाएगा? लॉग x बाय m इज इक्वल टू, ये क्या आ गया? लॉग k और प्लस 1 बाय n, लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, लॉग p। ये लिख सकते हैं, देखो तो ऐसे Yes. दोनों साइड अगर लॉग ले लिए तो ये सेपरेट हो गया ना, लॉग के अलग हो गया और लॉग p पे पावर 1 बाय n अलग हो गया। तो 1 बाय n वो पावर में था तो वो आगे आ गया, तो 1 बाय n लॉग p। तो इसका भी देखो ये y इक्वल टू mx वाला फॉर्म में ग्राफ है, ये ग्राफ प्लॉट किया गया बिल्कुल इस तरह से। किसके किसके बीच में ये ग्राफ प्लॉट किया गया? देखो y एक्सेस पे रखा गया लॉग x बाय m को, ठीक है, और x एक्सेस पे रखा गया लॉग p। तो log p वर्सेस log x बाय m जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ का नेचर कैसा आएगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा,
स्ट्रेट लाइन नेचर आएगा ना विथ पॉजिटिव स्लोप, यस और नो? देखो कुछ ऐसा ग्राफ का नेचर आएगा। और ये जो वैल्यू है, ये y इंटरसेप्ट किसके इक्वल हो जाएगा? log k के इक्वल हो जाएगा। और इस ग्राफ का स्लोप किसके इक्वल होगा? स्लोप 1/n। 1/n हो जाएगा स्लोप। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये वाला ग्राफ भी पूछा जा सकता है। तो ये log x/m वर्सेस log p का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, कुछ इंटरसेप्ट का वैल्यू होगा, तो ये पॉजिटिव स्लोप के साथ ये जाएगा, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। तो ये जो है इसको बोला जाता है फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, क्योंकि ये सारा कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट किया गया है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसलिए इसका नाम आइसोथर्म रखा गया है। ठीक है, और ये ग्राफ जो दिया था, ये जो ग्राफ प्लॉट किया था साइंटिस्ट, उसी के नाम पे है फ्रेंडलिच। तो फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है ये। ठीक है, तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो ऑलमोस्ट सारा हम लोग फैक्टर्स देख ही लिए हैं, कौन कौन से फैक्टर्स एड्सॉर्प्शन को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, पूरा थियोरेटिकल ही टॉपिक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये एड्सॉर्प्शन वाला टॉपिक हम लोग का मोर और लेस कंप्लीट हो गया। इसमें एक और टाइप का आइसोथर्म बताना है, वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ तक लिख लो, तुम लोग नोट कर लियो यहाँ तक? यस सर। यस सर। देखो इसमें किसी को कुछ पूछना है? इसमें तो थ्योरेटिकल है, आसान चीज है, ऐसा नहीं है कि कुछ डिफिकल्ट है। सब समझ आ रहा है या नहीं, बताओ? कुछ पूछना है इसमें? अभिषेक? नो सर, आ रहा। आसान सा टॉपिक है। ठीक है, एक बार रीडिंग करने तुम लोग को बोले थे, एनसीईआरटी से रीड किए थे लास्ट क्लास में? यस सर। हाँ, तो आज आगे जहां तक आज कवर किए हैं ये भी तुम लोग रीड करना। ठीक है, आगे एक बार बस एक रीडिंग करोगे समझ आ जाएगा। ठीक है, जितना पढ़ चुके हो एनसीईआरटी से एक बार रीडिंग करोगे उतना इनफ है। तो जितना आज एड्सॉर्प्शन वाला पार्ट हम लोग जितना कवर किए, यहाँ तक भी तुम लोग आज रीड कर लेना। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी से। ठीक है, बाकी इसका पार्ट हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे आगे। ठीक है, यस सर। चलो नोट कर लियो ना सब लोग? यस सर। यस सर। सर इससे क्वेश्चन क्या आता है तो?